Hello students, now let's discuss with the next example. Okay, next example is seventh one. A bomb in a steady state. Now the mention has been mentioned कि एक bomb है and it is in a which state? Steady state. Okay, state explode into how many fragments? It get explode in how many fragments? 3 fragments. कितने इसमें? 3 fragments. 2 fragments of equal mass moves with the velocity. मतलब 2 fragment मतलब m1, m2 and m3. m1 equal to m and m2 is also equal to m and both moves with the same velocity. मतलब v1 equal to v2, that means v which is equal to 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड. ये भी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन. बट ये स्टेटमेंट दिया है कि दोनों भी कौन से टाइप का डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर. क्लियर? Now the mass of the third fragment is equal to the 3 times the mass of each of this thing. तो mass of third कितना है? 3 times of this one. Okay. Find the magnitude and the direction of the velocity of the third fragment. तो आपको magnitude and direction find out करके देना है उनको. Got it? क्वेश्चन समझ में आया सबको कि बाउंस गया? तो फ्रॉम दैट कंडीशन अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ as same as this one, Cartesian coordinate system, x-axis, y-axis and let it be which value? z-axis. Okay. बट ऑब्वियसली सपोज ये कंसिडर करो कि यहाँ पे जहाँ पे बॉम्ब पड़ा है उसको ओरिजिन पे रख दो. फर्स्ट कंडीशन में इट इज़ इन अ स्टेडी स्टेट, तो विद आई कैन से दिस इज योर इनिशियल कंडीशन. इट गेट एक्सप्लोड. क्या हुआ? ये एक्सप्लोड हुआ. ओके. और कितने डायरेक्शन में गया? तो व्हेन इट गेट एक्सप्लोड तो इट मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन? 3 डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? अभी डायरेक्शन क्या है, टीटा क्या है, वो मुझे पता नहीं है. ओके. तो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको किस तरह कैलकुलेट करना चाहूँगा? तो सबसे पहले कुछ इस तरह सोचता हूँ कि सिंस I can consider in 2 dimension also. एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में आया. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसके 3 मास फॉर्म हुए. एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा. मतलब ये आपका m1 हुआ, ये आपका m2 हुआ और थर्ड मास सपोज इस डायरेक्शन में गया. इज दैट क्लियर? विच इज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स ऑफ द मास. That is nothing other than m3 लिख सकता हूं. Got it or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको 2 डायमेंशन ही कंसीडर करता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि इमेजिन करता हूं कुछ इस तरह का एक्सप्लोड होगा यहाँ पे एंड इट मूव्स. ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में. और थर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका सेंटर ऑफ मास, तो उसके हिसाब से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, बूम, तो एक इस डायरेक्शन में गया, एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया. गॉट इट और नॉट? नाउ व्हेन इट गेट एक्सप्लोड तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. लेट इट बी वेलोसिटी वेक्टर v1. ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो लेट द वेलोसिटी बी व्हाट? वेक्टर v2. ओके. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका क्या है? एक्स डैश है और ये आपका क्या है? y डैश है. हम 3 डायमेंशन नहीं लेंगे ये केस में क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास इज दैट क्लियर. एक और 2 पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो थर्ड उसका रिजल्टेंट में जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा. गॉट इट और नॉट? तो इसका वेलोसिटी लेट इट बी विच वैल्यू? वेक्टर v3. लेट दिस मेक्स एन एंगल ऑफ व्हाट? थीटा. गॉट इट एवरीवन? विथ नेगेटिव एक्स एक्सेस. तो कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो डेवलप होगा इन दिस क्राइटेरिया. नाउ सिंस एवरीबडी नो कि अगर मैं
मास है और वेलोसिटी है और यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ इन अ स्टेडी, और ये कौन सा कंडीशन हुआ आपका, ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सा कंडीशन है आपका फाइनल। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा ही है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। क्यों मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि बॉम्ब कैसे टाइप का सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हुए नहीं है। तो फिर इसको फोर्स कहाँ से मिला, तो बॉम्ब के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी एग्जैक्टली लिबरेट हुई जिसकी वजह से ये एक्सप्लोड हुआ। तो इसके इंटरनल एनर्जी की वजह से ही ये बॉम्ब ने क्या किया, खुद को एक्सप्लोड किया। मतलब ये कौन से टाइप का सिस्टम हुआ आपका, एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज व्हाट जीरो, खाली इंटरनल फोर्सेज एक्ट हो रहा है। इसके लिए आई कैन अप्लाई द विच वैल्यू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज इनिशियल इक्वल टू विच वैल्यू, फाइनल। अभी इनिशियल की बात करूँ तो टोटल मास ऑफ द बॉम्ब कितना है m, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा u, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। यस और नो, जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए सिंपल और बता देता हूँ और स्पेसिफाई कर देता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट will be equal to the momentum of first particle, momentum of second particle and momentum of which particle, third particle। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे भी दिया होगा, वही सेम थिंग कम्स आउट टू बी डैश, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3। गॉट इट और नॉट। अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, initial velocity is nothing other than dash since it is in a steady condition। तो initial condition whether I can mark it as 0 मीटर पर सेकेंड और नॉट, तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो whether I can write 0 इक्वल टू m1 के बदले m, यहाँ पे वेक्टर v1 प्लस m वेक्टर v2 प्लस m के 3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3 टाइम्स ऑफ विच वैल्यू m इंटू विच वैल्यू वेक्टर v3। ये समझ में आया। अभी चलो देखते हैं वेदर इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, तो आंसर इज यस। ये वेक्टर v1 है तो इट कैन बी रिटन एज डैश v1 i कैप, ये वेक्टर v2 है तो इट कैन बी रिटन एज डैश v2 j कैप, और इसका वेक्टर हमें पता नहीं है, यस और नो। तो इट विल बी लाइंग इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि 2 डायमेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप। तो वेदर आई कैन राइट इन द वेक्टर फॉर्म और नॉट, आंसर इज यस। सो अल्टीमेटली 0 इज इक्वल टू 30m आई कैप प्लस 30m जे कैप प्लस 3m इंटू विच वैल्यू वेक्टर v3। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट कोई क्वेरी। नाउ ये वैल्यू को इस साइड लेके आओ, तो 3m वेक्टर v3 कैन बी रिटन एज डैश, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, 30 कॉमन क्या निकलेगा, m कॉमन निकलेगा, i कैप प्लस 30 j कैप, यस और नो। दिस m विल गेट कैंसिल, तो वेक्टर v3। अच्छा दूसरा एक मिस्टेक किया हमने, आंसर इज यस। व्हाट इज दैट मिस्टेक, साइन कन्वेंशन, हाँ या नहीं, क्योंकि ये वैल्यू को इस साइड लेके आओ तो माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन होगा तो माइनस m इन ब्रैकेट कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप के बाउंस गया। आप माइनस साइन बाहर यहाँ पे लेके जाओ तो ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, बाद में इसमें से मैंने माइनस m कॉमन निकाला। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट कोई क्वेरी। नाउ दिस गिव राइज टू डैश, यहाँ से m विल गेट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा ये 3 यहाँ पे है तो -10 आई कैप -10 जे कैप, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो वेदर आई हैव गॉट वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल और नॉट, आंसर इज यस। अभी इसका कंपैरिजन करूंगा मैं, किसके साथ में कंपैरिजन करूंगा, वेक्टर v3 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर v3x आई कैप, यस और नो, प्लस वेक्टर v3y जे कैप। तो अभी मुझे बताओ v3x कैन बी रिटन एज डैश -10 मीटर पर सेकेंड
v3y can be written as minus 10 meter per second. Yes or no? Now, according to the given condition, whether I can write v3 square can be written as v3x square plus v3y square, और ये स्क्वायर है और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट. आपको ये वैल्यू गिवन है तो माइनस 10 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 10 स्क्वायर अंडर रूट. तो दिस गिव राइज टू डैश 100 प्लस 100 200. दैट मीन्स वेदर आई कैन राइट 100 इंटू 2. 100 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट कितना होता है 10, और ये रूट 2, तो 10 रूट 2 क्या मिलेगा मुझे, मीटर पर सेकेंड. तो वेदर आई हैव गॉट द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल और नॉट, दैट इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. अभी सिंपल सा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सपोज टीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 टीटा इज इक्वल टू v3y बाई v3x, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 10, माइनस माइनस 10 10 गेट कैंसल. तो मुझे क्या मिलेगा, टीटा इज इक्वल टू डैश 10 इनवर्स ऑफ 1, दैट इज टीटा इज इक्वल टू डैश 45 डिग्री. बट ये 45 डिग्री विथ किसके साथ में है, तो मैं लिखूंगा विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे ही सपोज किया है ना उसको, विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस और नॉट. तो आंसर इज यस. होप सो ये समझ में आ गया. कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लियर? राइट इट डाउन. नाउ लेट डिस्कस विद द इंटरेस्टिंग पॉइंट. इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ. एक बात तुम लोग सब लोग समझ लो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू और 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी इसकी FBD, जिसको मैं बोलता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, इज दैट क्लियर, वो भी हम सीखेंगे इसमें, और इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस भी डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है. सिंपल टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. ओके, अभी एज द इट्स मेंशन के स्टेटमेंट मेंशन किया कि इक्विलिब्रियम ऑफ क्या है आपके पास, कंकरेंट फोर्सेस है. इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो इन शॉर्ट मैं डायरेक्टली आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, सुनना. इक्विलिब्रियम मतलब सपोज कोई एक पार्टिकल है ऑफ मास m, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहा है, वेक्टर F1, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है वेक्टर F2, और यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वेक्टर F3. अभी तीन फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, सपोज ऑफ मास m, बट फिर भी वो पार्टिकल, इज दैट क्लियर, रेस्ट पे है. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स इस पे एक्ट होता है ना, वो जीरो एक्ट होता है. जैसे कि आप टग ऑफ वॉर खेलते हो, एक सर्कल है, यहाँ से फोर्स, रुमाल बीच में बांधा गया, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करते हो और यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करते हो. अभी रुमाल सर्कल के बीच में ही है, तो व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन्स टू यू. इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बट वो लोग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं. मतलब इन शॉर्ट, ऑन दैट पार्टिकल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इज व्हाट, जीरो. गॉट इट और नॉट. मतलब आप टग ऑफ वॉर में सिर्फ इतना ही करते हो, बीच में मास है, इस डायरेक्शन में एक्ट करते हो वेक्टर F1, और इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हो वेक्टर F2. तो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, और उन लोगों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, जीरो. अभी मैंने यहाँ पे टग ऑफ वॉर में और एक हिंट कर दिया, यहाँ पे रूमाल बांधा है, एक रोप यहाँ पे बांधा है, एक रोप यहाँ पे बांधा है, और एक रोप यहाँ पे बांधा है. 3 जन को यहाँ से पकड़ने के लिए बोला, 3 जन को यहाँ पे और 3 जन को यहाँ पे, फिर भी वो रूमाल वहाँ का वहाँ ही है. इसका मतलब क्या हुआ, दो एक दो से ज़्यादा भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मतलब स्टेडी स्टेट में है. इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इज व्हाट, जीरो. इन द सेम वे कोई भी पार्टिकल पे सपोज मैंने F1 एक्ट किया, यहाँ पे आपका वेक्टर F2 हुआ, यहाँ पे आपका वेक्टर F3 हुआ, और यहाँ पे आपका वेक्टर F4 हुआ, और एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ पार्टिकल m, फिर भी वो वही पोजीशन पे है. इज दैट क्लियर. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग विल बी ऑलवेज जीरो. तो इन शॉर्ट, सबमेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग विल बी इक्वेटेड टू डैश, जीरो. ये दिमाग में फिट कर लो, इसको ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर. अभी हमारे पास कितना डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x विल बी इक्वेटेड टू जीरो.
sum of all the forces acting along y will be equated to 0 and sum of all the forces acting along z axis will be equated to 0. तो this is the condition whenever there is an equilibrium. Okay, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इक्वेटेड टू 0, चाहे वो along x एक्सिस हो, y एक्सिस हो या z एक्सिस हो. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना. लेट डिस्कस विथ 8 एग्जाम्पल. एज शोन इन द फिगर. अभी यहां पे एक फिगर है, उसको अच्छी तरह से सुनो. ये आपका रिजिड सीलिंग है. ओके, और 3 वायर है. ओके, दिस पॉइंट इज ए, बी, यहां पे ओ, एंड ये पॉइंट पे क्या आएगा सी, और यहां पे एक मास हैंग किया गया है. ओके, यहां पे टेंशन दिया है T1, यहां पे टेंशन है T2 और यहां पे टेंशन है T3. क्लियर? अभी इसका मास दिया है आपको m. कुछ इस तरह का डायग्राम है. अगर डायग्राम भी ना दे तो भी हमको खुद को ये डायग्राम ड्रॉ करने को आना चाहिए. बट ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसके लिए एज शोन इन द फिगर दिया है. क्लियर और नॉट? नाउ स्टेटमेंट में क्या दिया है वो सुनो. एज शोन इन द फिगर, 2 स्ट्रिंग AO, क्या दिया है AO, BO आर टाइड विद द रिजिड सपोर्ट ऑफ मास ऑफ हाउ मच? मास कितना दिया है 20 kg. is suspended with the third string OC, with the which string OC, in the equilibrium condition. अभी कौन से टाइप का कंडीशन दिया है? It is nothing other than which kind of a condition? Equilibrium. The word itself, जैसे ही word आपके दिमाग में equilibrium आता है तो the very first thing that comes in my mind is nothing other than dash, that the resultant force, sum of all the forces acting on that object will be always 0. Now in the equilibrium condition of this entire system, the string AO makes an angle of dash 60 degree. कितना एंगल फॉर्म करता है वो? कितना एंगल फॉर्म करता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ हॉरिजॉन्टल. विथ विच वन? हॉरिजॉन्टल. अभी हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट दिया है तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए, स्ट्रिंग AO एंड BO मेक्स एन एंगल 60 degree and 30 degree with horizontal, with horizontal. Clear? Assuming all this string to be massless. सबसे important point कि ऐसे टाइप के जितने भी केसेस है फिलहाल जो भी हम वायर लेंगे, इज दैट क्लियर, उसका हम मास कंसिडर नहीं करेंगे. मतलब यहाँ पे मासलेस लिखेंगे. क्या लिखेंगे यहाँ पे? and the tension produced in this string, find the tension produced in this string. आपको टेंशन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है आपको? टेंशन. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. वेन एवर आई मेक द वर्ड यूज ऑफ वर्ड टेंशन, इसका मतलब ये होता है टेंशन इज नथिंग अदर देन डैश फोर्स. इज दैट क्लियर और नॉट? टेंशन क्यों यूज़ किया जाता है? तो टेंशन कभी भी कोई भी वायर होता है ना, उसके लिए हम फोर्स की जगह पे वायर के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड टेंशन. क्या यूज़ करते हैं हम? टेंशन. पहला पॉइंट समझ में आया? नाउ लेट डिस्कस विथ सर्टेन कंडीशन. जैसे कि कहा उन्होंने कि AO मतलब AO एंड BO मेक्स एन एंगल ऑफ डैश. ये एंगल कितना फॉर्म किया? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. और ये एंगल कितना फॉर्म किया? 30 डिग्री. तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 60 एंड 30. गॉट इट? अभी अकॉर्डिंग टू द रूल, ओके, जहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट है, अभी आप देखोगे इसमें मैंने टोटल 3 वायर लिए, 1, 2 और ये 3. इज दैट क्लियर? अभी इमेजिन करो कि अगर बाई चांस मास यहाँ पे m
हैंग नहीं किया होता, सपोज मैंने थ्रेड लिया है, थ्रेड इज कंसिडर एज मासलेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास, तो मैंने एक दो दोनों को नॉट बांधा, तीसरा थ्रेड लिया उसको नॉट बांधा और यहाँ पे नीचे छोड़ दिया, अब इसके ऊपर मास हैंग नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कुछ टेंशन है या नहीं है, उसके अंदर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। देखो whether the string get totally tightened or not, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली, तो स्ट्रिंग क्या हो गया, यहाँ पे टोटली टाइटेंड हो गया, गॉट इट और नॉट, दिमाग में कुछ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना आप, ये स्ट्रिंग में टाइट है, अगर दूसरा मैं वायर ले रहा हूँ, सपोज ये वायर देखो और ये वायर, दोनों में डिफरेंस है कुछ, आंसर इज यस, एग्जैक्टली। अच्छी तरह से ध्यान दो, ये दो वायर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप क्लियर कट दिखाई देगा आपको टेंशन है, और यहाँ पे देखो ये वायर में दिखाई दिया थ्रेड जो लिया है वो, हाँ या नहीं ओके तो इसमें टेंशन नहीं मिलेगा, मगर इसमें देखो ये एकदम स्ट्रेट खींचा हुआ है। अब इसका टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, तो मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन कहाँ पे होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ओके, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पैर्स, इज दैट क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे इसका वेट, टेंशन किस तरह प्रोड्यूस होता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी मैं ना भले डायग्राम में एज शोन इन द फिगर दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि फोर्सेस हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले मास कहाँ पे हैंग किया है, ये पॉइंट पे हैंग किया है OC को, तो वेट विल बी एक्टिंग इन डैश डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। अभी फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पैर, ये स्टेटमेंट याद रखना, फोर्सेस ऑलवेज occurs in pair, they never occur singly। मतलब खाली एक फोर्स एक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ यहाँ पे वेट एक्ट हो रहा है तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि बट ऑब्वियस जैसे ही आप वेट हैंग करोगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, टेंशन। क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो ये पॉइंट पे फोर्स ऑफ एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, इसके अगेंस्ट में भी होगा। लेट द टेंशन प्रोड्यूस बी हाउ मच, T3। पहला पॉइंट समझ में आया। अभी बट ऑब्वियस सिंस ये पॉइंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करो, दैट इज ओरिजिन। यू हैव टू सेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन, ओके, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये पूरा वेट इसको कहाँ पे खींच रहा है, ये पॉइंट पे नीचे के डायरेक्शन में, इज दैट क्लियर। तो बट ऑब्वियसली जब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, तो यहाँ पे आपके पास कितने वायर्स है, 2 वायर है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन, वो उसको गिरने से बचाएगा। तो इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टेंशन सपोज मैंने मार्क किया T2 और यहाँ पे टेंशन मार्क किया मैंने T1। लॉजिक समझ में आया। फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पैर्स, मतलब यहाँ पे वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। फोर्स नेवर अकर व्हाट, सिंगली। फोर्सेस कभी भी सिंगली नहीं होंगे। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे टेंशन हुआ, यहाँ पे टेंशन हुआ, तो ये टेंशन किसकी वजह से हुआ, तो ये वेट की वजह से। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, समझ में आया कि बाउंस गया। अभी यहाँ पे टोटल कितने थ्रेड है, 3 थ्रेड है। सिंस 3 थ्रेड है तो उसमें टेंशन जो प्रोड्यूस होगा 3 डिफरेंट टेंशन प्रोड्यूस होगा, T1, T2 एंड T3। आगे प्रोसीड करूँ, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रखा, वैसे ये पॉइंट ऑफ आपका कांटेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करता हूँ लेट इट बी विच वैल्यू O, और यहाँ पे मैंने मार्क किया लेट इट बी विच वैल्यू O डैश। क्या मार्क किया मैंने यहाँ पे, O डैश। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यू हैव टू पुट डैश ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहाँ पे। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी के बाउंस गया। वापस एक बार अच्छी तरह से सुन लेना मैंने क्या कहा था। फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पैर्स, दे नेवर अकर सिंगली। तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, वेट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। सेम वे यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 3 थ्रेड डिफरेंट मीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन पुट डाउन किया। यहाँ पे टेंशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है,
नीचे के डायरेक्शन में ड्यू टू डैश वेट, इज दैट क्लियर? वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, और फोर्स नथिंग अदर देन व्हाट, यहाँ पे वायर है मतलब टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये इसको नीचे खींच रहा है, बट ये इसको गिरने नहीं देगा, ये अपर डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स। तो ये वायर है तो लेट इट बी टेंशन T2 एंड लेट दिस टेंशन बी व्हाट, T1। होप सो यहाँ तक समझ में आया। अभी सिंपल सा रूल, सबसे पहले मुझे FBD बनाना है, तो FBD, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FBD? तो यही मैंने आपको FBD बना के दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं इसको हम? फ्री बॉडी डायग्राम। गॉट इट और नॉट? अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? तो लेट द पॉइंट बी विच वन, O। अभी मैंने कहा सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग विल बी इक्वेटेड टू जीरो। अब ये 2 डायमेंशन है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग x विल बी इक्वेटेड टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग y विल बी इक्वेटेड टू जीरो। वाई? बिकॉज इट इज इन अ विच स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। अभी सबसे पहले आप ये देखो कि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे अलोंग x एक्सिस कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, बट अलोंग y एक्सिस क्या एक्ट हो रहा है? तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख सकता हूँ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग y, मतलब ऊपर नीचे। अब ये ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है ना, तो आप है ना सिंपल सा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे इक्वल टू पुट डाउन कर दो। जब इक्वल टू पुट डाउन करोगे ना तो T3 विल बी इक्वल टू W। T3 विल बी इक्वल टू विच वैल्यू? W। बिकॉज रिजल्टेंट क्या मिलेगा? एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब भी इक्विलिब्रियम हो ना, तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो ओरिजिन होता है ना, वहाँ पे इक्वल टू पुट डाउन कर दो, एंड ऊपर जितना फोर्स जा रहा है वो और नीचे जितना फोर्स जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? इक्वल टू। तो T3 विल बी इक्वल टू डैश W। नाउ दिस गिव राइज टू डैश T3 विल बी इक्वल टू डैश mg। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दिमाग में कुछ गया? अभी सिमिलरली आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज नथिंग अदर देन पॉइंट, लेट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी विच वन? ध्यान देना, सिंपल टॉपिक है। लेट मुझे कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है अभी? पॉइंट O डैश। तो मेरे को एक बात बताओ, ये ऊपर वाला पॉइंट आगे पीछे मूव कर रहा है? तो आंसर इज नो, इट इज इन अ विच स्टेट? वंस अगेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वेटेड टू जीरो। उसमें सेम कंडीशन अप्लाई होगा, sum of all the forces acting along x will be equated to 0 and sum of all the forces acting along y will be equated to 0। Got it or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? यहाँ तक समझ में आया? अभी बट ऑब्वियस है, जैसे मैंने कहा FBD बनाना। अभी FBD बनाना मतलब क्या? तो देखो मेरे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे वापस आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट इट बिकम सिंपल फॉर यू। तो ये आपका क्या है? O डैश। ये आपका सपोज x है, ये आपका x डैश है, ये ऊपर के डायरेक्शन में क्या है आपका y, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज y डैश। ओके, अभी यहाँ पे फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं वो देखो। एक इस डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक टेंशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, लेट इट बी T1, लेट इट बी विच वैल्यू T2, और एक टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। कैसे एक्ट हो रहा है? तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। अभी वेदर T3 इज इक्वल टू W, मतलब W लिखूँ या T3 लिखूँ, इट इज़ वन एंड द सेम। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या लिखा यहाँ पे? T3। आगे प्रोसीड करूँ? अब मेरे को ये बात बताओ, ये एंगल 60 है, तो बट ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये भी एंगल 60 हुआ। ये एंगल 30 है, तो दिस एंगल ऑल्सो बिकम डैश 30। कैसे? बचपन में पढ़ा था, हाँ या नहीं? ओके, अभी इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे देखना, ये एंगल कितना है आपका? 60 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और ये एंगल कितना है आपका? 30। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। वेक्टर A मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा इसका? AX। तो AX कैन बी रिटन एज डैश A cos थीटा, और ये कंपोनेंट AY आपको क्या मिलेगा? A sin थीटा। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे मेरे पास इसके दो कंपोनेंट्स मिले,
एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे T2 cos 60 डिग्री और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे T2 sin 60 डिग्री। गॉट इट और नॉट? अभी यहाँ पे देखो, ये टेंशन के वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे T1 cos 30 डिग्री और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा T1 sin 30 डिग्री। तो इन शॉर्ट एज पर द कंडीशन मैंने जितने भी फोर्सेस थे एट ओ डैश मैंने मार्क कर दिया। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? समझ में आया मैंने क्या लिखा? मैंने सिर्फ फोर्सेस को मार्क किए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अभी एट पॉइंट ओ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वेटेड टू 0। अभी सिर्फ इसको देखो, ये पॉइंट को, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में, तो मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या बोला है आपको, इक्वल टू पुट डाउन करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ T2 cos 60 विल बी इक्वल टू T1 cos 30 डिग्री। हाँ या नहीं? अंडरस्टूड? सिमिलरली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y विल बी इक्वेटेड टू 0। तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में T3 है आपका, तो आप यहाँ पे T3 लिखो, उसके बाद में इक्वल टू लिखो, और ऊपर के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जब भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उसको एडअप किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको एडअप। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 डिग्री। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सपोज मास दिया है 20 और जी का वैल्यू सपोज मैं मान लेता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे को T3 की वैल्यू मिलेगी, T3 इज इक्वल टू डैश, मास कितना दिया है 20 इंटू 10, तो मुझे T3 का वैल्यू कितना मिला 200 न्यूटन। तो वेदर आई हैव गॉट वन ऑफ द टेंशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि इसमें से मेरे को एक टेंशन मिल गया। क्लियर और नॉट? तो मुझे यहाँ पे कौन से वैल्यू फाइंड आउट करने थे, T1 T2 T3, मतलब टेंशन फाइंड आउट करना था, तो T3 मिल गया मुझे। सिमिलरली यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, एनीवन? sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा T2, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? अभी यहाँ पे T1 एज यूजुअल cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, √3/2। वेरी ट्रू और नॉट? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू √3T1, इक्वेशन नंबर सपोज 2। कोई डाउट, कोई क्वेरी? सिमिलरली T3 की वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है कितना है, 200 इक्वल टू T2। sin 60 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 का √3, तो sin 60 का भी कितना आएगा, √3/2, यस और नो, प्लस T1 sin 30 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, हाफ कॉमन निकलेगा और हाफ यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? तो हाफ कॉमन निकला और यहाँ पे गया, तो मुझे क्या मिलेगा, 200 इंटू 2 इक्वल टू √3T2 प्लस T1, यस और नो? अभी ये जो है इसको मैं 400 लिख सकता हूँ, आंसर इज यस, इक्वेशन नंबर डैश 3। अभी देखो यहाँ पे कुछ अच्छी वाली फीलिंग आती है, वेदर T2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश √3 इंटू T1, तो सब्सटीट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 3, सब्सटीट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर विच वन 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 400 इज इक्वल टू √3, इंस्टेड ऑफ T2 मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू T1 प्लस T1, √3 इंटू √3 गिव्स यू डैश 3, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, T1 प्लस T1, व्हाट इज 3 प्लस 1 4, तो 4T1, यहाँ पे 400, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100, तो मुझे T1 का वैल्यू कितना न्यूटन मिला, 100 न्यूटन। तो वेयर आई गॉट वैल्यू ऑफ T1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस T1 इन इक्वेशन नंबर विच वन 2, तो मुझे T2 का वैल्यू क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू √3 इंटू विच वैल्यू 100।
अभी √3 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप कितना लिख सकते हो 1.73 इंटू विच वैल्यू 100, तो आपको T2 कितना मिलेगा 173 न्यूटन। होप सो ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया होगा आपको। इज दैट क्लियर? मेन पॉइंट ये है आपका FBD प्रिपेयर करना। ये पूरे के पूरे अभी आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट होता है जिसको हम FBD के नाम देता हूँ मैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप ऐसे स्ट्रक्चर में आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तब जाके इसके ऊपर से आपका इक्विलिब्रियम फोर्सेस के टर्म्स में आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाओगे। आपका सिंस ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसके लिए थोड़ा सा आपको वेवरिंग होगा माइंड, इज दैट क्लियर? बट जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। इज दैट क्लियर? और एक बात हमेशा याद रखना, फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पैर्स, दे नेवर अकर सिंगली। इज दैट क्लियर और नॉट? और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स है, वो बताऊंगा मैं टाइम आने पे। इज दैट क्लियर? बट अभी फिलहाल आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ FBDs। इज दैट क्लियर? जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट है तो उसके जो रूल्स मैंने बताए हैं वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। गॉट इट और नॉट? होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कीप इट अप एंड एन्जॉय।